वेलकम टू सीनियर ऑनलाइन स्टडी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलिए, जिससे हमारे द्वारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन क्या हो, क्विक मिले। ठीक है, तो चलिए हम लोग का यूनिट चल रहा था 5, बायोलॉजी का क्लास कर रहे हैं हम लोग। यूनिट 5 चैप्टर था हम लोग का प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वंशागति विविधता के सिद्धांत का टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे। मेंडल ने अपने प्रयोग के आधार पर 3 नियम के पालन किए थे। ठीक है, यानी 3 नियम का वो वेरी इंपॉर्टेंट माना गया था। किसमें? मेंडल के एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, देखिए वो कौन 3 नियम था जो वेरी इंपॉर्टेंट था। चलिए देखते हैं आज हम लोग। पहला नियम था लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा था लॉ ऑफ सेक्यूरिकेशन, तीसरा था हम लोग का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, 3 नियम दिए थे मेंडल साहब ने। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण या वियोजन का नियम, तीसरा स्वतंत्र अपोहन का नियम। ठीक है, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो चलिए पहला हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, प्रभाविता का नियम वेरी अहम माना गया था। किसमें? मेंडल के द्वारा जो एक्सपेरिमेंट किया गया था उसमें अहम था ये 3। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट था, एग्जाम में पूछा जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, ये हेडिंग हो गया, एग्जाम में पूछा जाएगा। मेंडल प्रयोग के आधार पर मेंडल ने 3 नियम का पालन किए थे। यानी मेंडल के प्रयोग के आधार पर मेंडल ने कितने नियमों का पालन करते हुए एक्सपेरिमेंट किए थे। ठीक है, ऐसा रहेगा सवाल आप लोग के एग्जाम में। प्रयोग हो गया तो वो एक्सपेरिमेंट है ना। 3 नियम के अनुसार ही उनका क्या हुआ था, प्रतिपादित हुआ था। ठीक है, एक्सपेरिमेंट। ठीक है, किनका? मेंडल साहब का। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में पूछा जाता है बायोलॉजी में, भी आया है। ठीक है, नीट के लिए भी है और जेई मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। मेंडल कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। ठीक है, 3 नियम के पालन के अनुसार ही उनका एक्सपेरिमेंट क्या हुआ था, सफल हुआ था। ठीक है, पहला क्या था उनमें से? लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी प्रभाविता का नियम। या कभी काल 2 नंबर में ये भी आ सकता है। ठीक है, या वियोजन का पृथक्करण भी आ सकता है। 2 नंबर में पूछा हुआ है प्रभाविता का नियम। जो भी है आप लोग को बता दिया जा रहा है, ये से गेस कर दिया जा रहा है। ठीक है, जो एग्जाम में रिपीटेड सवाल है। ठीक है, या जो पूछा गया है। ठीक है, देखते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी प्रभाविता का नियम। चलिए डिफिनेशन देखिए। जब एक कारक दूसरे कारक पर प्रभावी हो जाता है, प्रभावी कारक और प्रभावी कारक के गुण को दबा देता है, अर्थात इसे प्रकट होने नहीं देता है, प्रभावी स्वयं के गुण को प्रदर्शित करता है, उसे क्या कहते हैं? प्रभाविता का नियम कहते हैं। कुछ समझ में आया? नहीं समझे ना? चलिए एक बार और देखिए, रिपीट कर रहे हैं। देखिए ऑटोमेटिक देखिए समझ गया प्रभाविता। देखिए एक बार और रिपीट कर रहे हैं। जब एक कारक दूसरे कारक पर प्रभावी हो जाता है, ठीक है, प्रभावी कारक और अप्रभावी कारक के गुण को दबा देता है, अर्थात इसे प्रकट होने नहीं देता है, प्रभावी स्वयं के गुण को प्रकट करता है, उसे क्या कहते हैं? प्रभाविता का नियम कहते हैं, यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए लॉ ऑफ डोमिनेंस, अब देखिए आपको समझाते हैं। जब 2 कारक आपस में, ठीक है, दोनों जब आपस में मिलते हैं,
ठीक है, यानी प्रभावी और अप्रभावी, ठीक है, कारक हैं दो, आपस में मिलते हैं, लेकिन प्रभावी कारक जो है अप्रभावी कारक के गुण को प्रकट होने नहीं देता है। यानी अप्रभावी जो कारक है ना, दोनों कारक आपस में मिल रहे हैं, लेकिन दोनों का गुण होना चाहिए ना उस कारक में, लेकिन उस यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रभावी कारक अपना गुण को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, अपना गुण को ऊपर लाता है, लेकिन अप्रभावी कारक है या नहीं है उसको प्रदर्शित होने ही नहीं देता, यानी उसके गुण को प्रकट नहीं होने, यानी क्या करता है, दबा देता है, अपने में घुल मिलाकर वो इतना घुल मिला लेता है जो कि प्रभावी कारक का गुण क्या हो, प्रकट हो। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। ठीक है, प्रभाविता का नियम कहते हैं। ठीक है, तो ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस समझने में किसी को दिक्कत हो तो वह कमेंट कर सकते हैं। 1 से 2 बार पढ़िएगा ना, आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस ऑटोमेटिक समझ जाइएगा। ठीक है, बस सीधा सा फंडा है, प्रभावी और अप्रभावी दोनों कारक आपस में मिलते हैं, लेकिन प्रभावी कारक अप्रभावी कारक के गुण को दबा देता है, अर्थात प्रभावी कारक अपना स्वयं के गुण को प्रदर्शित करता है। इसे ही क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। ठीक है, किन्हीं को समझने में दिक्कत डिफिनेशन में? ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ सेक्यूरिकेशन। ठीक है, यानी पृथक्करण या वियोजन का नियम। चलिए सेकेंड नियम देखते हैं, लॉ ऑफ सेक्यूरिकेशन। ठीक है, यानी पृथक्करण वियोजन का नियम, हिंदी होता है लॉ ऑफ सेक्यूरिकेशन का पृथक्करण या वियोजन का नियम। ठीक है, आप लोग को कंफ्यूजन नहीं करना, इसका 2 नाम होता है। ठीक है, आप लोगों को मेंडल के तीनों नियम में से 2 नंबर में पूछ सकता है। ठीक है, ये भी क्या है, 2 नंबर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 नंबर में पूछ सकता है, और साथ में 5 नंबर में पूछेगा तो आपको तीनों नियम का क्या करना है, प्रतिपादित करना है। ठीक है, तीनों नियम आपको लिखना है। ठीक है, तो चलिए लॉ ऑफ सेक्यूरिकेशन यानी पृथक्करण या वियोजन का नियम देखते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं परिभाषा। युग्मक बनने के समय कारक जोड़े के पृथक हो जाते हैं, 2 में से एक कारक प्राप्त होता है, इसे ही क्या कहते हैं, वियोजन का नियम कहते हैं, यानी लॉ ऑफ सेक्यूरिकेशन कहते हैं। नहीं समझे, एक बार और देखिए, रिपीट करें, देखिए समझ जाइएगा। युग्मक बनने के समय कारक जोड़े के पृथक हो जाते हैं, 2 में से एक कारक प्राप्त होता है, इसे ही क्या कहते हैं, वियोजन का नियम कहते हैं या पृथक्करण का नियम कहते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ सेक्यूरिकेशन कहते हैं। अब देखिए समझिए, युग्मनज जो है, युग्मनज जो कारक जोड़े का जो पृथक होता है, युग्मनज 2 होते हैं, युग्मनज 2 होते हैं। ठीक है, युग्मनज 2 युग्मनजों का कारक, 2 युग्मनजों का कारक यानी 2 युग्मनजों का कारक, वो क्या हो गया, जोड़ा हो गया ना, जोड़ा हो गया। 2 में से एक कारक यानी जोड़ा में से कोई एक कारक क्या होता है, प्राप्त होता है। जब पृथक होने लगता है, ठीक है, जब घुल मिलने लगता है, हम कितने कर रहे हैं, 2 युग्मनजों के जोड़े को क्या कर रहे हैं, पृथक कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन 2 में से कौन सा प्राप्त होता है, एक प्राप्त होता है, एक क्या हो जाता है, घुल मिल जाता है, यानी पृथक हो जाता है। वही विधि क्या है, लॉ ऑफ सेक्यूरिकेशन है। ठीक है, लॉ ऑफ सेक्यूरिकेशन है। 2 कारक जोड़े में था, ठीक है, दोनों में से कोई एक प्राप्त होता है, वही क्या है, लॉ ऑफ सेक्यूरिकेशन है, पृथक्करण का नियम है। युग्मनज दोनों
दो युग्मनजों के कारक को जोड़े के साथ पृथक करने के लिए मिला रहे हैं, ठीक है, किसी विलयन में मिला रहे हैं, लेकिन दोनों में से कौन सा प्राप्त होता है? जब घुल मिल जाता है तो कोई एक का ही गुण क्या होता है? प्रदर्शित होता है। वही क्या है? लॉ ऑफ सिक्वेंसेशन है। ठीक है, समझने में दिक्कत हो तो वह बोल सकते हैं, ठीक है, कमेंट कीजिएगा, लेकिन जहाँ तक पता है आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, तो चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या था नियम? ठीक है, तीसरा नियम आप लोग देख रहे होंगे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी स्वतंत्र अपोहन का नियम। हिंदी होता है स्वतंत्र अपोहन का नियम। ठीक है, तीनों में से कोई एक आपको है ना 2 नंबर में भी पूछ सकता है। ये भी क्या हो गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वो बताया जा रहा है, इसीलिए कहीं आप लोग मिस्टेक या थोड़ा जोर, इससे आप लोग को क्या रहेगा, एकदम फिट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको क्या करना है? हमको याद करना है, इसको समझना है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, जिस सवाल को आप लोग को बता दिया जा रहा है अभी, आप लोग को किसी भी प्रकार का क्या हो, दिक्कत ना हो। ऐसे भी मेरे हर स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, स्वतंत्र अपोहन का नियम। जब दो भिन्न लक्षणों के गुण को आपस में मिलाया जाता है तब दोनों लक्षण मिल जाते हैं, लेकिन अगली पीढ़ी में दोनों गुण अलग अलग हो जाते हैं। इसे क्या कहते हैं? स्वतंत्र अपोहन का नियम कहते हैं, यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। अगली पीढ़ी में दोनों गुण अलग अलग हो जाता है। ठीक है, इसका एक्सपेरिमेंट आप लोग देख चुके होंगे सेकेंड किस जनरेशन में, यानी F2 पीढ़ी में आपको बता दिया गया था, सेकेंड फिलियल जनरेशन। ठीक है, F2 पीढ़ी में देख चुके होंगे। जब दो भिन्न लक्षणों के गुण को, जब दो भिन्न लक्षण के गुण को आपस में मिलाया गया था, दोनों का गुण एक साथ क्या किए थे? क्रॉस करवाए थे ना। ठीक है, लेकिन अगली पीढ़ी में जब दोनों के संकरण से जो पीढ़ी बनी उसमें क्या हो गया था? 3 लंबा था, एक क्या था? बौना था। उसमें क्या हो गया? गुण अलग अलग हो गया। वही क्या कहलाता है? स्वतंत्र अपोहन का नियम कहलाता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहलाता। ठीक है, इसका सेम उदाहरण है आपका क्या, कौन सा एग्जाम्पल है? F2 पीढ़ी है। F2 पीढ़ी में आप देख चुके होंगे। ठीक है, दो भिन्न लक्षणों के बीच क्रॉस करवाएं, लेकिन उससे जो उत्पन्न जो पीढ़ी था, ठीक है, ठीक है, तीसरी पीढ़ी भी कह सकते हैं, या दोनों के मिलने से, दो लक्षणों के बीच हो रहा है ना, दो लक्षण के मिलने से जो तीसरा लक्षण जो उत्पन्न हुआ वो उनके गुण में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। वही क्या कहलाता है? स्वतंत्र अपोहन का नियम कहलाता है। ठीक है, किन्हीं को समझने में दिक्कत हो तो वह कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखे थे मेंडल ने अपने प्रयोग यानी अपने अनुसंधान के लिए 3 नियम का प्रतिपादित किए थे। किसका? लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ सेक्यूरिगेशन यानी पृथक्करण वियोजन का नियम, तीसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहलाता है। ठीक है, स्वतंत्र अपोहन का नियम देखे थे। आज तीनों नियम हम लोग देख चुके थे। तीनों नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए, और नीट में भी इससे ऑब्जेक्टिव में आता है। ठीक है, और जेईई मेंस में भी आपको ये चीज़ काम देगा। ठीक है, मेंडल साहब का तो आपको और आगे पढ़ना है। जैसे जैसे आप क्लास बढ़ते जाइएगा ना, उतना उतना डिक्लियर में आपको क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आज यहीं तक। किन्हीं को समझने में अगर दिक्कत हो किसी भी प्रकार का, वो कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट से ही पता चलता है आप लोग को वीडियो कितना पसंद आया। साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट को क्या मिल सके? लाभ मिल सके। ठीक है,
तो आज यहीं तक रहने देते हैं।